हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद अ सेशन जिसमें आज हम लोग 11th ऑफ अप्रैल के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़, इट्स फ्रॉम द नेबरिंग नेशन पाकिस्तान। सो व्हाट हैपन, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो प्रेजेंट किया गया था पार्लियामेंट में, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, नेशनल असेंबली। एंड और इमरान खान अपनी मेजोरिटी लूज कर गए। अब देखो, मेजोरिटी लूज तो कर गए, लेकिन कोई ना कोई पार्टी या कोई ना कोई अलायंस मेजोरिटी में आया होगा, क्योंकि पहले इमरान खान मेजोरिटी में थे। अब या तो देखो हंग असेंबली हो सकती है, लेकिन अपोजिशन जो है वो सब इकट्ठा हो गया। एंड दे हैव डिसाइडेड कि आपके पीटीआई है, सॉरी क्या, या सॉरी नॉट पीटीआई, पीएमएलएन, पंजाब मुस्लिम लीग नवाज, है ना, उसके जो चीफ हैं शहबाज शरीफ, उनको प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट का कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है। एंड आज के दिन ही वोटिंग डलेगी पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में, एंड आज ही डिसाइड हो जाएगा कि शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या फिर पीटीआई की तरफ से जो कैंडिडेट हैं आपके शाह महमूद कुरैशी, जो कि पहले फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, वो बनेंगे प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। तो पीटीआई और पंजाब मुस्लिम लीग नवाज के बीच में फाइट है इन दी पार्लियामेंट, और एमपीज डिसाइड करेंगे उनका लीडर अपना। ठीक है। चलो, और एक चीज और लिख लेना कि इमरान खान है ना, इमरान खान पहले प्राइम मिनिस्टर बने हैं पाकिस्तान के जिनको जिनको नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू रिमूव किया गया। मूविंग फर्दर, सरप्राइज मिक्सअप्स, मास थर्ड डोजेस रोल आउट। हुआ क्या कि ऑन सैटरडे हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, एंड उस नोटिफिकेशन में उन्होंने बोला कि जो थर्ड डोज है ना, प्रिकॉशनरी डोज, वो डोज ना आपको 225 में मिलेगा। मतलब उन्होंने प्राइस को क्या कर दिया, रिवाइज कर दिया। जो कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, उनकी जो प्राइस थी ना, उनकी प्राइस पहले ज्यादा थी। अब उसको क्या कर दिया, रिवाइज कर दिया, और कितनी प्राइस रख दी उन्होंने, 225। तो जो पहला दिन था आपका कल से प्रिकॉशनरी डोज का, तो जब लोग लगवाने गए तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और प्राइवेट क्लिनिक्स में एक तरीके से रकस देखने को मिला। प्रॉब्लम ये थी कि हॉस्पिटल्स का ये कहना था कि देखो प्राइस रिवाइज तो हो गए, बट हमने जो भारत बायोटेक से कोवैक्सीन खरीदी है, या हमने कोविशील्ड खरीदी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से, वो हमने ज्यादा महंगे प्राइसेस पे खरीदी है। और यहां पर गवर्नमेंट ने प्राइस को कट डाउन करके रिवाइज प्राइस कितना कर दिया, 225 कर दिया, तो हमें लॉस हो जाएगा। तो रगस देखने को मिला ऑल ओवर इंडिया में, बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल, बहुत सारे प्राइवेट क्लिनिक्स में। तो फाइनली जो कोवैक्सीन वाली बनाने वाली कंपनी है भारत बायोटेक, एंड कोविशील्ड बनाने वाली जो कंपनी है आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उन्होंने अश्योर किया है सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, सारे प्राइवेट क्लिनिक्स को, कि आप परेशान मत होइए। आपको जितना भी कॉस्ट लॉस हुआ है, हम उसको कंपनसेशन पे करेंगे इन अ फॉर्म ऑफ एडिशनल डोजेस। मतलब जैसे कि पहले अगर 300 का खरीदते थे, अब कितने का हो गया, 200 का हो गया, 100 रुपए का गैप आया। तो वो 100 रुपए का गैप कैसे फिलअप होगा, कि आप जो नेक्स्ट अलॉट मंगाओगे, उस नेक्स्ट अलॉट में आपको एक्स्ट्रा डोजेस दे दिए जाएंगे, एडिशनल डोजेस मिलेंगे आपको। ये चीज बताई गई। ओके। Moving further, so before the 2+2 डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्ट्रियल मीटिंग, जो बाइडेन एंड इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीट समिट है, एंड दे विल हैव अ डिस्कशन ऑन साउथ एशियन स्टेबिलिटी, है ना। दे विल हैव डिस्कशन ऑन इंडो पैसिफिक रीजन, एंड ऑन द ग्लोबल इशू जिसमें उन दोनों नेशंस का म्यूचुअल इंटरेस्ट है। Okay, moving further, so what happened, so because of the economic crisis happening in the neighboring nation of Sri Lanka, सबसे बड़ा बैच इलीगल इमिग्रेंट्स का श्रीलंका से इंडिया में आया है। 19 लोग श्रीलंका से तमिलनाडु में अराइव किए हैं इलीगल तरीके से, एंड उन लोग का ये कहना है कि हम लोग 3-4 दिन से भूखे थे, बिकॉज इसेंशियल आइटम जो थे ना, उनके प्राइजेस इतने राइज हो गए कि हम अफोर्ड ही नहीं कर पाए। तो हमारी मजबूरी थी कि हमें तमिलनाडु आना पड़ा। ओके, मूविंग फर्दर, हमें सिटी न्यूज नहीं पढ़नी है तो हम सिटी न्यूज को स्किप करेंगे। मूविंग टुवर्ड द स्टेट पेज, सो व्हाट हैपन, सो बैंगलोर जो है
Bangalore has been inducted in the ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटीज। ठीक है, ये लिख लेना एक जगह, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि विच इंडियन सिटी इज द फर्स्ट इंडियन सिटी टू गेट इनटू द ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटीज, तो दैट इज बैंगलोर। ओके, बैंगलोर। एंड उसके साथ साथ अभी जो ये जो ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटीज का जो एसोसिएशन है आपका, उसमें उधर लियोन में है ना, एंड फ्रांस में, उनका ये कहना है कि इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स वेस्ट बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट है मुर्शिदाबाद, वो डिस्ट्रिक्ट भी ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटीज में भी इंक्लूड कर दिया जाएगा, अगर इस हिसाब से ही वो अपना सिल्क जो है प्रोड्यूस करता रहे जिस हिसाब से अभी कर रहा है। तो कुछ सालों के अंदर मुर्शिदाबाद को भी, जो कि वेस्ट बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट है, उसको भी इंक्लूड कर दिया जाएगा ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटीज। लेकिन फर्स्ट सिटी कौन है इंडिया की जो ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटीज में इंक्लूड हुआ है? दैट इज बैंगलोर। Moving further, again on the state page. So इतनी ही स्टेट पेज पे न्यूज़ है, या नॉट, बट एक अगर पढ़ सकते हो दिवाली पढ़ लो कि आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के जो चीफ हैं, जनरल सेक्रेटरी है, वो सीताराम येचुरी फिर से री इलेक्ट हुए हैं। ओके, ये एक बार लिख सकते हो बस। मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द नेक्स्ट एडिटोरियल ऑन द एडिटोरियल पेज। सो आज 4 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन, इट्स अबाउट द बिलेटेड पिवट, इसको अपन पढ़ेंगे, तो इट्स अबाउट द आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, इसको अपन पढ़ने वाले हैं। सेकंड वन, इट्स अबाउट दी कि अभी होम मिनिस्टर की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि जिन स्टेट्स में जिन स्टेट्स में देखा जाए जहां पर कम्युनिकेशन गैप देखने को मिल रहा है, तो वो अपनी यूनिफॉर्म लैंग्वेज हिंदी बना ले। मतलब उनका ये कहना था कि जैसे कि मान के चलो सदर्न के स्टेट्स हैं, सदर्न के स्टेट्स आ गए, और आपके आपके वेस्टर्न स्टेट्स, गुजरात का एक आदमी और तमिलनाडु का एक आदमी, अब दोनों नहीं बात कर पा रहे क्योंकि उसकी तमिल वाले की तमिल लैंग्वेज है एंड गुजराती वाले गुजराती लैंग्वेज है। सो दे शुड कम्युनिकेट इन हिंदी, नॉट इन इंग्लिश। ठीक है, तो कॉमन जो लैंग्वेज है वो हिंदी होनी चाहिए, ना कि इंग्लिश। उस पर कॉन्ट्रोवर्सी है, तो उसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट विल डिस्कस दी बिलेटेड पेमेंट। तो सबसे पहले अपन थोड़ा सा ये समझेंगे कि ये मॉनेटरी पॉलिसी है क्या, होता क्या है मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, देखो, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का जो काम है, पहली बात तो कमिटी जो है, इट्स अ कमिटी विल बी सेट अप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड this central bank, not central government, central bank means RBI, आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड आरबीआई जो है वो रिफर करेगा पॉलिसी विद द यूज ऑफ मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट, जिससे जो एक्ट है ना, उस आरबीआई एक्ट में जो गोल्स दिए गए उसको अचीव किया जाए। तो मॉनेटरी पॉलिसी है क्या? तो मॉनेटरी पॉलिसी इज अ पॉलिसी विच अ पॉलिसी ऑफ द आरबीआई, जिसके चलते वो उसके खुद के जो मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि बॉन्ड्स हो गए, पैसा हो गया, इन सबको यूज करेगा एंड आरबीआई एक्ट के जितने भी गोल्स हैं उन गोल्स को अचीव करेगा। ओके, अब ये देखा जाए तो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, द मेन ऑब्जेक्टिव इज कि प्राइस स्टेबिलिटी रहे, प्राइस में स्टेबिलिटी रहे, प्राइस बढ़े ना घटे ना, है ना, प्राइस में स्टेबिलिटी रहे, और विद द ऑब्जेक्टिव दैट की ग्रोथ भी होती रहे, है ना, कि ग्रोथ भी होती रहे और प्राइस स्टेबल भी रहे। अब प्रॉब्लम ये उठता है कि देखो, मॉनेटरी पॉलिसी की प्रॉब्लम ये होती है ना कि मान के चलो अभी कोई पेट्रोल का प्राइस है, पेट्रोल का प्राइस अभी कितने का आ रहा है? 50 रुपए का आ रहा है, 50 मान के चलो, अज्यूम करके चलते हैं 50 रुपीज लीटर आ रहा है। तो अब आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी में काम ये होगा कि ग्रोथ भी हो, हमारा नेशन ग्रोथ भी करे, इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो, और प्राइस में स्टेबिलिटी भी रहे। तो वो कैसे हो सकता है? खुद सोचो कि 50 रुपए का पेट्रोल अगर आता रहेगा तो गवर्नमेंट को उतना ही रेवेन्यू मिलना है। तो अब ग्रोथ करने के लिए ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए, और ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करवाने के लिए टैक्स ज्यादा लगवाना चाहिए, है ना। तो होता क्या है कि मॉनेटरी पॉलिसी का काम ये रहता है, उसमें ये देखा जाता है कि पर पर्सन की इनकम कितनी बढ़ी, उस इनकम के प्रोपोर्शन पर आपकी इन्फ्लेशन बढ़ाती जाती है। ठीक है, तो ये काम है मॉनेटरी पॉलिसी का। एंड मॉनेटरी पॉलिसी देखा जाए, सो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखना। मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो 6 मेंबर्स होते हैं उसमें, जिसमें से आरबीआई का जो गवर्नर है इज दी चेयरपर्सन, एक्स ऑफिस चेयरपर्सन होता है। आपका डेप्यूटी गवर्नर जो है, एक तो आरबीआई का गवर्नर हो गया जो कि एक्स ऑफिस चेयरमैन है, आपका जो डेप्यूटी गवर्नर, एक डेप्यूटी गवर्नर आरबीआई का, वो इंचार्ज होगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का।
और आरबीआई खुद अपना एक ऑफिसर अपॉइंट करेगा, है ना, इन दी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, और 3 पर्सन अपॉइंटेड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो 6 लोग होते हैं, 3 सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और 3 आरबीआई की तरफ से, जिसमें से एक गवर्नर खुद होता है, एक डेप्यूटी स्पीकर खुद होता है, और एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खुद अपना ही कोई एम्प्लॉय नॉमिनेट करता है। ओके, चलो अब देखा जाए तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी बोल क्या रही है। तो अभी जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आई उसने 2 इंपॉर्टेंट चीजें बताई। पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई, उन्होंने खुद बोला है कि ना ही रेपो रेट, ना ही रिवर्स रेपो रेट, ना ही मार्जिनली स्टेबिलिटी रेट चेंज है। तीनों के तीनों रेट जो है क्या है, बैंक रेट भी अनचेंज्ड है, तीनों के तीनों रेट्स अनचेंज्ड है। ठीक है, अब उन्होंने एक चीज और बोला है, उन्होंने बताया है कि जो जीडीपी का ग्रोथ रेट जो ने फॉरकास्ट किया था फॉर दिस फिजिकल ईयर 2022-2023, वो क्या था, 7 पॉइंट आपका 8% था, 7.8%। लेकिन उन्होंने बोला कि बिकॉज ऑफ द करंट रैकेट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड, बिकॉज ऑफ द यूक्रेन रशिया क्राइसिस एंड कोविड-19 का फोर्थ वेव और थर्ड वेव की स्पेकुलेशन के चलते जो जीडीपी ग्रोथ होगी इंडिया में वो 7.2% होगी। एंड उन्होंने एक चीज और बोली है, उन्होंने ये भी बताया है कि एक पॉलिसी लेके आ रहे हैं कि अब विदाउट एनी एटीएम कार्ड अ पर्सन कैन विड्रॉ कैश फ्रॉम द एटीएम, एंड this step is another step to make India into a digital nation. ओके, ये चीज बोली गई। तो ये 2 मेजर आपके मॉनेटरी पॉलिसी में बात की गई है। नेक्स्ट जो है वो है क्या, लैंग्वेज नो बार। अब हुआ क्या, जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि जो हिंदी स्पीकिंग जो आपके जो स्टेट जो हिंदी के अलावा और कुछ बोलते हैं उनको इंग्लिश एज ए लिंक लैंग्वेज यूज नहीं करनी चाहिए, बल्कि हिंदी एज ए लिंक लैंग्वेज यूज करनी चाहिए। ठीक है, जैसे गुजरात हो गया, तमिलनाडु हो गया, मालिया आपका केरला हो गया, आपका आंध्रा हो गया, आपका तेलंगाना हो गया, तो जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स नहीं है ना, तो एज ए लिंक लैंग्वेज उनको कौन सी लैंग्वेज यूज करनी चाहिए, आपकी हिंदी, ना कि इंग्लिश। ये चीज बोली गई। अब हुआ क्या, देखा जाए तो ये स्टेटमेंट होम मिनिस्टर ने दिया क्यों, क्योंकि जो होम मिनिस्टर है वो चेयरमैन है किस चीज के, पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी के, और उन्होंने ये बोला है कि इट्स अ ड्यूटी ऑफ द सिटीजन कि हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट किया जाए और बहुत रैपिड तरीके से स्प्रेड किया जाए। ये चीज बोली गई। अब देखा जाए तो इससे बहुत रकस क्रिएट हो गया। अपोजिशन के जो लोग हैं, स्पेसिफिकली सदर्न स्टेट्स के जो लोग हैं, उनका ये कहना था कि अगर अमित शाह को इतनी ही दिक्कत है तो वो अब सदर्न लैंग्वेज सीख ले, तमिल सीख ले, तेलुगु सीख ले, वो हम लोगों को सिखा रहे हैं कि आप हिंदी सीखिए। तो ये चीज गलत है ना। एंड ऑथर का भी यही कहना है इस एडिटोरियल में कि देखो, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन दी पर्सन कि वो कौन सी लैंग्वेज बोलना चाहता है। मेरी मर्जी कि मैं कुछ भी बोलना चाहूं, मेरी मदर टंग लैंग्वेज है, और मैं चाहूं तो भाई मुझे तमिल नहीं बोलना, और मेरे लिए सबसे ज्यादा एफिशिएंट और सबसे अच्छी मुझे फ्रेंच लगती है या इंग्लिश लगती है, तो वो मेरा राइट है ना, दैट्स माय राइट कि मैं कौन सी लैंग्वेज चूज करना चाहूं फॉर द कम्युनिकेशन। ठीक है, तो आप किसी पे ऑब्लिगेशन नहीं डाल सकते कि आप हिंदी बोलिए और हिंदी बोलना चाहिए, ऐसा मत बोलिए, ये गलत है। इससे फंडामेंटल राइट्स ब्रीच होंगे और ये चीज गलत है। फिर आगे ऑथर ने यही बोला गया कि देखा जाए तो यूनियन होम मिनिस्ट्री जो स्टेटमेंट दिया है ना, वो किस बेस पे दिया, क्योंकि वो इंग्लिश को ओवरलुक कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में इंग्लिश को ओवरलुक नहीं किया जा सकता। इवन वन ऑफ द अवार्ड इन द कैटेगरी ऑफ लिटरेचर, साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है ना, वो भी इंग्लिश की कैटेगरी में अवार्ड्स देता है, इंग्लिश ऑथर्स को, इंग्लिश इंडियन ऑथर्स को। ठीक है, तो ये देखा जाए तो साहित्य अकेडमी अवार्ड में जब इंग्लिश लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया, तो हम इंग्लिश को एज अ आउटसाइड लैंग्वेज नहीं बोल सकते। हाँ, इंडिया में बोली जाती है इंग्लिश, इंडिया में मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन इंग्लिश बोलती है, तो इंग्लिश में क्या प्रॉब्लम है। तो ये ऑथर का यहां पर कहना है। फिर यहां से पूरा आपका पॉलिटिक्स वाली न्यूज आ रही है, तो नहीं पढ़ना है, बाकी यहीं तक पढ़ो। और एक चीज और समझ लो अबाउट दी साहित्य अकेडमी जब न्यूज में आया है तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ लिया करो। जैसे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में कौन कौन होता है, क्या काम है उसका, तो ये भी पढ़ना बहुत जरूरी है। अब यहां पर ये पूछा गया साहित्य अकेडमी, अब साहित्य अकेडमी है क्या। साहित्य अकेडमी देखा जाए तो इट्स कम अंडर द एम्बिट ऑफ विच मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, 1954 में साहित्य अकेडमी स्टैब्लिश हुआ था, कितना, 1954 में। ओके, एंड देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज
कि ये देखा जाए तो साहित्य अकेडमी अवार्ड एनुअली दिया जाता है to the literary works in the languages that are recognized by the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये चीज। एंड कितनी रिकॉग्नाइज्ड है? 22 है। और रिसेंटली अभी इंग्लिश और राजस्थानी को भी रिकॉग्नाइज कर दिया। और देखा जाए तो साहित्य अकेडमी अवार्ड इज द सेकंड हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर ज्ञानपीठ अवार्ड। ओके, मूविंग फर्दर towards the text and context. So it's about the no confidence वोट इन पाकिस्तान। ठीक है, अब देखो ये ना यहां से लेके पूरा यहां तक, ये पूरा पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स के बारे में क्या हुआ, आर्मी के बारे में है, शाहबाज शरीफ का क्या कहना था, इमरान खान का क्या कहना है, ये सारी चीजें। लेकिन इंपॉर्टेंट है सिर्फ ये कि शहबाज शरीफ अगर इलेक्ट हो जाते हैं तो उनको क्या चैलेंज फेस करना पड़ेगा। और यहां पर भी ना, यहां पर सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट चीज है कि शहबाज शरीफ और जो उनके सन है वो दोनों फेस कर रहे हैं मॉनेटरी आपका सॉरी मनी लॉन्ड्रिंग का केस। ठीक है, और उनके ऊपर फेडरल अथॉरिटीज ने केस फाइल किया था इन द ईयर 2019 और एक्यूज किया था कि उन्होंने अराउंड $75 मिलियन का मनी लॉन्ड्रिंग किया हुआ है। तो इसके चलते उन पे जो केस चल रहा है, तो वो केस एक तरीके से प्रॉब्लमेटिक हो सकता है शहबाज शरीफ के लिए। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हमारे लॉ में भी इंपॉर्टेंट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लॉ में भी इंपॉर्टेंट है, दैट्स अबाउट दी कि अभी रिसेंटली हुआ क्या, शेप ऑफ यू सुना होगा आपने। तो वो शेप ऑफ यू एड शीरन का सॉन्ग है ना, उस एड शीरन का सॉन्ग जो है उस सॉन्ग पर केस फाइल किया गया कि एक अनदर पर्सन ने कि उन्होंने मेरा कॉपीराइट ब्रीच किया। कॉपीराइट कैसे कि जो मेरा ओरिजिनल वर्क था वो चुराया है। अब सबसे पहले यहां पर समझो कि व्हाट इज कॉपीराइट, कॉपीराइट होता क्या है। तो यही बताया कि कॉपीराइट क्या है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट राइट्स है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है। इसमें म्यूजिक भी इन्वॉल्व होता है, जिसके चलते जो क्रिएटर्स हैं उनको सेफगार्ड प्रोवाइड किया जाता है। एंड इट्स अ बंडल ऑफ राइट्स जो क्रिएटर्स को मिलते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ क्रिएशन, पहला पॉइंट। दूसरा, इस कॉपीराइट में ना वेस्ट विद द ओरिजिनल एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज एंड गिव द क्रिएटर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक राइट्स फॉर द रिप्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रॉडकास्टिंग एंड अडेप्शन ऑफ द वर्क। ये चीज बोली गई। कॉपीराइट जो है जरूरी नहीं है सिर्फ म्यूजिक में हो, लिटरेरी वर्क में भी हो सकता है, ड्रामेटिक वर्क में भी हो सकता है, म्यूजिक वर्क में भी हो सकता है ना। एंड ये बताया गया कि म्यूजिक में जो कॉपीराइट मिलता है वो 2 डिफरेंट एलिमेंट्स में मिलता है, पहला कंपोजिशन और दूसरा साउंड रिकॉर्डिंग में। ठीक है, अब ये तो कॉपीराइट समझ लिया। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये 2 पॉइंट पढ़ने हैं, 2 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ये बोला गया, इज देयर एन एथिकल वे बोरोइंग फ्रॉम अदर म्यूजिक आर्टिस्ट? तो यस, देखो आप कभी भी आपने बुक खोल के देखी होगी, मैंने कल परसों भी समझाया था, आपने कभी कभी बुक खोल के देखी होगी, आपने पीछे देखा होगा, स्टार्टिंग में देखा होगा, या फिर आपने फुट्स नोट्स में देखे होंगे बुक के नीचे। तो कभी कभी 1 2 3 में छोटे छोटे में लिखा रहता है, रेफरेंस लिखा रहता है, साइटेशंस लिखी रहती हैं। तो वो साइटेशंस है क्या? आप ऑनर कर रहे हो उस पर्सन को, मतलब आपने किसी और पर्सन को ओरिजिनल वर्क उठाया और वो ओरिजिनल वर्क आपने अपनी बुक में लिखा है ना, या अपनी बुक में लिखा और उस ओरिजिनल वर्क को आपने बताया कि भाई ये मेरा वर्क नहीं है, ये इस पर्सन का वर्क है और ये रेफर किया है हमने। जिससे ये आप क्या कर रहे हो, आप ऑनर दे रहे हो उस पर्सन को कि भैया कि ये जो काम है ये मेरा नहीं है, ये इस पर्सन का काम है, बस मैंने तो अपना आइडिया को और ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए इस पॉइंट का मैंने रिफर किया है, इस पॉइंट को मैंने रिफर किया है। तो सेम गोज विद म्यूजिक कि अगर आप म्यूजिक इंडस्ट्रीज में अगर आप क्रेडिट देते हो और परमिशन ले लेते हो उस ओरिजिनल आर्टिस्ट से या फिर उस पर्सन से जो कॉपीराइट होल्डर है, तो आप यूज कर सकते हो। ये चीज यहां पर ऑथर ने बोली है। मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द नेशनल न्यूज। सो यही बताया गया कि बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर अभी हुआ क्या था कि बॉर्डर एरिया एक्सपेंड कर दिया था इंडिया में। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। तो ये सारे स्टेट जो ना इंटरनेशनल बॉर्डर टच करते हैं किसी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से। बाकी यूपी भी है, हिमाचल प्रदेश भी है, बट वो ऐसे नेशंस है जो भी हमारे बहुत ज्यादा फ्रेंडली नेशंस है, नेपाल। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश आज टू दीज नेशंस, स्पेसिफिकली पाकिस्तान, जहां पर इलीगल स्मगलिंग, इवन बांग्लादेश में भी बहुत ज्यादा इलीगल ट्रेड और स्मगलिंग होता रहता है। अब देखा बताया यही गया कि
गुजरात में ना, पहले गुजरात जो है ना, गुजरात का 80%, 80 किलोमीटर तक का जो बॉर्डर है वो बीएसएफ कंट्रोल में आता था। राजस्थान का 50 आता था, पंजाब का 15, असम का 15 और वेस्ट बंगाल का 15। ठीक है, राजस्थान का 50 और असम, पंजाब एंड वेस्ट बंगाल का 15 किलोमीटर तक बीएसएफ का जुरिडिक्शन था। और वहीं आपका गुजरात का 80 किलोमीटर तक जुरिडिक्शन था। नवंबर में ऑर्डर इशू किया गया एंड उस ऑर्डर के थ्रू ये बताया गया बाय द होम मिनिस्ट्री, ये बोला गया, ये डिक्लेयर किया गया कि बीएसएफ का जो जुरिडिक्शन है इन दी स्टेट ऑफ पंजाब, इन दी स्टेट ऑफ असम, इन दी स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, वो 15 से बढ़ाकर इंक्रीज कर कर 50 कर दिया जाएगा, 50 कर दिया जाएगा जुरिडिक्शन 50 किलोमीटर। और गुजरात का जो 80 था उसको रिड्यूस करके 50 कर दिया जाएगा और राजस्थान का अनचेंज्ड। मतलब अब सारी स्टेट्स का जो बीएसएफ की जुरिडिक्शन है 50 किलोमीटर रहेगा। अब ये न्यूज में आया क्यों? तो यही बताया गया कि आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द पावर गिवन टू द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और इंक्रीजिंग द जुरिडिक्शन ऑफ द बीएसएफ ऑन द बॉर्डर एरियाज, उन्होंने पहला ऑपरेशन किया है। कहां, कौन स्टेट में? वेस्ट बंगाल में। उन्होंने कैटल्स का जो लीगल ट्रेड हो रहा था उसको रोका है, उसकी स्मगलिंग को रोका है। मूविंग फर्दर, अच्छा एक चीज और पढ़ लो कि बीएसएफ जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के एम्बिट में आता है ना। एंड गुजरात, राजस्थान और आपका पंजाब, असम और वेस्ट बंगाल का कितना जुरिडिक्शन था और अब कितना है। मूविंग फर्दर, सो अभी रेलवे मिनिस्ट्री ने अपने जनरल रूल्स में ही अमेंडमेंट लेके आए और अब उनका ये कहना है कि जो लोको पायलट है, मतलब ट्रेन का जो ड्राइवर होता है, लोको पायलट जो है वो विदाउट एनी परमिशन फ्रॉम दी गार्ड, ट्रेन गार्ड, वो इंजन स्टार्ट नहीं कर सकता, ट्रेन को आगे नहीं बढ़ा सकता। और जो गार्ड है वो परमिशन किससे लेगा? उसकी जो परमिशन है वो रिलाई होगी स्टेशन मास्टर से। तो सिंपल सा मतलब है कि स्टेशन मास्टर जब परमिशन देगा कि भाई ट्रेन इज गो टू गो, तो गार्ड जो है सिग्नल देगा, ग्रीन सिग्नल देगा लोको पायलट को, तब जाके लोको पायलट जो है ट्रेन को स्टार्ट करेगा। ठीक है, ये अब हो चुका है, पहले ऐसा नहीं था, अब हो चुका है। पहले के डायरेक्टली स्टेशन मास्टर लोको पायलट को बोल सकता था, अब ऐसा नहीं है। अब स्टेशन मास्टर गार्ड को बताएगा, गार्ड लोको पायलट को बताएगा। मूविंग फर्दर, सो यही चीज बताई गई कि यूक्रेन क्राइसिस जो है वो हेडलाइन रहेगी इस 2+2 सॉरी इस 2+2 मीट में। ठीक है, तो फॉरेन मिनिस्टर्स एंड आपके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स बोल सकते हो, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स एंड डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग होने वाली है। एंड बाकी और भी सेक्टर्स में होगा, डिफेंस सेक्टर हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, आपका पब्लिक हेल्थ हो गया, आपका सप्लाई चेन हो गया, क्लाइमेट हो गया, इनमें भी डिस्कशन किया जाएगा। मूविंग फर्दर, अगेन ऑन द नेशनल न्यूज, व्हाट हैपेंड? सो कल भुवनेश्वर के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्होंने क्वेश्चन पूछा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस से। उन्होंने यही पूछा कि आप हमें कोस्टल्स की सिचुएशन के बारे में बताओ। तो उन्होंने बताया, उन्होंने खुद बोला कि इंडिया की जो कोस्टल लाइन है वो 6,907 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, और सबसे ज्यादा किसकी लगती है? गुजरात की, ये लिख लेना। और लेकिन उसमें से ये बताया गया कि 34% ऑफ दी जो कोस्टल लाइन है वो इरोड हो रही है, इरोजन हो रहा है। इरोजन का मतलब जैसे कि या सो इरोजन जैसे कि बालू अगर पड़ी हो, है ना, बालू जिसको हम बोल सकते हैं फाइन स्टोन पार्टिकल्स, जिसको बोल सकते हैं बालू, जो कंस्ट्रक्शन में यूज होती है। आपने कभी पानी फेंका है उसके बालू के ऊपर? तो बालू क्या होती है, बालू चली जाती, पानी के साथ फ्लो करने लगती है। जब पानी के साथ फ्लो करने लगती है तो जो एरिया जहां बालू थी वहां से क्या हो गया, बालू इरोड हो गई, चली गई, है ना। ठीक है, जैसे नदी है तो नदी में होता क्या है, अगर नदी का सी लेवल बढ़ जाता है तो जो आपके जो नदी के जो वो होते हैं, साइड्स होते हैं, वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो इंक्रीज क्यों? क्योंकि जो सॉइल थी साइड्स पर, रिवर बेड्स पर, वो क्या होने लगी, इरोड होने लगी, वाटर के साथ जाने लगी। तो इरोजन का मतलब है कि भैया कि जो सॉइल है या जो स्टोन से वो क्या होने लगे, फ्लो होने लगे विद दी वाटर, तो वो होता है इरोजन। तो वही बताया गया कि 34% ऑफ द इंडियन कोस्ट लाइन जो है वो इरोड हो रही है, 26% ऑफ द कोस्ट लाइन जो है वो ऑलरेडी ग्रो कर रही है ना। एक जगह इरोजन हो रहा है और एक जगह डिपोजिशन हो रहा है 26% पर, और रिमेनिंग 46% जो है 40% जो है वो
न्यूट्रल है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा। अब ये चीज कौन करता है सर्वे? तो ये बताया गया, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने खुद बोला है कि हमारा एक ऑफिस है, नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च, एनसीसीआर, ये सारी चीजें करता है। और ये हमने जो डेटा दिया है वो हमने कंपेयर किया है 1990 से 2018 का। ठीक है, तो 1919 में क्या सिचुएशन थी और 2018 में क्या सिचुएशन है, उस बेस पे हमने ये आपको परसेंटेज बताया, डेटा बताया। अब ये आपको खुद पढ़ना है कि ये है क्या, कि वेस्ट बंगाल का कितना कोस्ट लाइन है, गुजरात की कितनी कोस्ट लाइन है, ये लिख लेना। जैसे गुजरात की लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इंडिया में विथ 1945 किलोमीटर, ठीक है। वेस्ट बंगाल की 534 है, आपकी आपकी केरला की 592 है, एंड तमिलनाडु की 991 है। और एक चीज और, 15 फाइनेंस कमीशन ने एक चीज रिकमेंड करी थी कि नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड एंड स्टेट डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड बना देना चाहिए, जिससे जो अगर नेशनल लेवल या स्टेट लेवल पर आपका डिजास्टर्स आते हैं तो हमारे पास रिस्पॉन्स फंड हो एट द नेशनल एंड द स्टेट लेवल। मूविंग फर्दर, श्रीलंका के डॉक्टर्स का ये कहना है कि वी नीड अर्जेंट मेडिकल सप्लाईज, जिसके चलते हम बेबीज को सेव कर सकें, बच्चों को बचा सकें, क्योंकि हमारे पास मेडिकल सप्लाईज भी नहीं है कि बच्चों को ट्रीट भी कर सकें। तो ये यहाँ पर श्रीलंका में एक तरीके से जो सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज है इन दी पब्लिक हेल्थ सिस्टम, वो बहुत डिस्ट्रेस हो रखी है, उसमें डिस्क्रिप्शन आ रखा है। मूविंग फर्दर, आज इकोनॉमिक न्यूज़ नहीं आती तो हम नहीं पढ़ेंगे, एंड स्पोर्ट्स न्यूज़ में भी ऐसी कुछ न्यूज़ नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज़, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।